चलिए स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th के साइंस के एक और नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछली क्लास में मैं आपको परावर्तन से संबंधित आंकिक प्रश्न मैं करा रहा था, या फिर आप यूं कह लो कि दर्पण से संबंधित जो आंकिक प्रश्न होते हैं, मिरर से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो मैं करा रहा था। और मैंने कहा था कि मैं इसको 2 पार्ट में कंप्लीट करूंगा। तो भाग 1 कल आपको कंप्लीट कराया जा चुका है। अब हम बात कर रहे हैं भाग 2 की। तो एक एग्जाम्पल आपके सामने दिख रहा होगा, उसे हम लोग हल करने वाले हैं। अगर आपने भाग 1 नहीं देखा है तो पहले भाग 1 देखिए, तभी आप भाग 2 आसानी से, भाग 2 में जो भी सवाल मैं कराऊंगा वो आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो गोलीय पृष्ठों पर जो परावर्तन था, परावर्तन मुख्य रूप से दर्पण से होता है। तो कुल मिला के ये परावर्तन के आंकिक प्रश्न है, या फिर यूं कह लो कि मिरर या दर्पण के आंकिक प्रश्न है। तो शुरुआत कर लेते हैं अपना भाग 2। देखिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि स्टूडेंट्स देखो, इसको सिंपल वे में समझो, सिंपल वे में समझो। मैग्निफिकेशन का यहाँ पे यूज किया गया है। मैग्निफिकेशन स्टूडेंट्स वैसे क्या होता है? मैग्निफिकेशन क्या होता है? एच डैश अपॉन एच होता है, जहाँ पे एच डैश क्या है आप सभी को पता है, प्रतिबिंब की लंबाई, और एच क्या है, वस्तु की लंबाई। तो आप जरा ध्यान से देखो, कह रहा है कि प्रतिबिंब की लंबाई यानी कि ये एच डैश जो है वस्तु की लंबाई की आधी होती है। वस्तु की लंबाई की आधी का मतलब ये है कि अगर स्टूडेंट्स वस्तु की लंबाई को 1 मानोगे, अगर वस्तु की लंबाई को कितना माना आपने? 1 माना, तो जो एच डैश है वो कितना है? 1/2 है। 1/2 है। अच्छा, इसको ऐसे भी तो आप लिख सकते हो 1/2 भागा 1, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना 1/2 गुणे 1/1, यानी कि ये क्या हो गया? 1/2 हो गया। ये थोड़ा सा मैंने लंबे प्रोसीजर में आपको जरूर समझाया है, लेकिन ये इजीली आपको समझ में आएगा मैग्निफिकेशन का यूज क्या करना है। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ। मैग्निफिकेशन क्या होता है? इमेज की लंबाई अपॉन ऑब्जेक्ट की लंबाई, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। तो अगर वस्तु की लंबाई 1 मानता हूं मैं, तो प्रश्न के अनुसार प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है, तो 1 की आधी यानी 1/2 है। अब इसको अच्छे से कैसे लिख सकते हो? 1/2, ये बटे मीन्स क्या? भागा, भाग देना 1 से, 1/1 मान लो, भाग को गुणे में बदलो, उल्टा कर लो, 1/1 तो कितना आ गया? 1/2। या सिंपल वे में, जो लोग थोड़े से स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं वो सिंपल वे में ऐसे भी समझ सकते हैं कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू एच डैश अपॉन एच इज इक्वल्स टू। अब देखिएगा, अगर वस्तु की लंबाई को पहले ही कोई चालाक बच्चा पहले उसको 2 मान ले रहा है, तो 2 का आधा कितना होता है? 2 का आधा यानी कि 2/2 यानी कि 1, तो एच डैश कितना हो जाएगा? 1। तभी मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा? 1/2। या फिर यूँ समझ लो कि जब भी प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई का रेशियो अगर जब भी दिया होगा, तो डायरेक्टली मैग्निफिकेशन वो आधा दिया होगा तो 1/2 हो जाएगा, दूना दिया होगा तो 2 हो जाएगा, 4 गुना दिया होगा तो 4 हो जाएगा, 1/4 दिया होगा तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो इमेज की लंबाई और वस्तु की लंबाई का जो भी अनुपात दिया होगा, जैसे यहाँ पे आधा दिया हुआ, वस्तु की लंबाई की आधी बोला उसने प्रतिबिंब, तो मैग्निफिकेशन हाफ हो गया। अगर प्रतिबिंब की लंबाई दूना बोलता वस्तु की लंबाई से, तो मैग्निफिकेशन 2 हो जाता। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। तो आगे चलिए अब इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। ये इजीली सॉल्व हो जाएगा बहुत कम टाइम में। ओके, तो देखिए पहले एक काम करते हैं, जो जो दिया है अभी मैंने एक ब्रीफ आइडिया आपको दिया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु, यानी कि u जो है वो कितना है? 25 सेंटीमीटर है। u इज ऑलवेज नेगेटिव, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, तो -25 हो जाएगा। प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है, यानी कि मैग्निफिकेशन का यूज करना है। एच डैश अपॉन एच होता है। अगर ये 1 है तो ये 1/2 है। इसको अच्छे से कैसे लिख सकते हो? इसको अच्छे से, जब अभी मैंने सिंप्लीफाई करके लिखा था, ये 1/2 डिवाइड बाई 1 का मतलब क्या है? ये 1/2 लिखा हुआ है। ठीक है, दर्पण की फोकस दूरी, हमें फोकस दूरी निकालनी है। चलिए कोई बात नहीं। अब स्टूडेंट्स आप सभी को पता है कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू क्या होता था? एच डैश अपॉन एच होता था बराबर -v/u होता था। अब यहाँ पे देखिएगा, ये एच डैश अपॉन एच वो तो 1/2 है, तो यहाँ पे रखिए 1/2। इन दोनों से कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो बराबर में क्या हो जाएगा? -v/u। v हमें निकालना नहीं पता, बाई यू की वैल्यू -25 यहाँ पे है, तो उसको पुट करो -25। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ पा रहे होंगे आप। थोड़ा सा और आगे ले जाएंगे तो 1/2 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो v/25 हो जाएगा। v/25 हो जाएगा। आगे चलते हैं, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके v निकालिए, तो 2v बराबर कितना हो जाएगा? 25। तो v बराबर कितना हो जाएगा? 25/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको u पता चल गया। अच्छा, साइन कन्वेंशन अपने आप जो आना होगा वो आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे साइन कन्वेंशन का पूरा यूज किया है। देखिएगा ये -25, मैग्निफिकेशन पहले से पॉजिटिव था। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव क्यों है? क्यों है भाई मैग्निफिकेशन पॉजिटिव क्यों है, ये बताइए। ये इसलिए क्योंकि दर्पण कौन सा है? उत्तल। उत्तल दर्पण में एक ही केस होता है स्टूडेंट्स, उत्तल दर्पण में एक ही केस होता है। एज यू ऑल नो कि प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? सीधा बनता है। सीधा बनेगा तो ये रहा आपका, सपोज दैट, सॉरी, ये रहा आपका उत्तल दर्पण।
तो प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है और आभासी बनता है। सीधा बनेगा तो मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा, तो प्रतिबिंब की लंबाई पॉजिटिव हो जाएगी, डिवाइड बाई वस्तु की लंबाई। वस्तु तो हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर ही रखते हैं, तो वो भी पॉजिटिव। पॉजिटिव अपन पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो मैग्नीफिकेशन उत्तल दर्पण की अगर बात करेंगे तो मैग्नीफिकेशन कैसा आएगा? ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। मैं पीछे के क्लासेस में बता भी चुका हूँ। तो इसलिए मैग्नीफिकेशन बराबर हमने माइनस वगैरह नहीं लिया, हमने सीधे 1/2 लिया है। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। देखिए एक एक चीज़ की डीप एनालिसिस करनी है भाई। अब यहाँ पे भी पता चल गया, यू पता चल गया, तो अब एक काम करो, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1/f होता है। रख दीजिए वैल्यूज, 1/25/2 प्लस 1/u की वैल्यू -25 इज इक्वल्स टू 1/f। हमें क्या निकालना है? फोकस दूरी। जैसे ही f हमने निकाल लिया हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये देखिएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/25 और प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाता है। 1/ कितना हो गया? 25 इज इक्वल्स टू 1/f हो गया। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। अब 2 देखो 25 हर कैसा है? एक समान है, तो अंश का डायरेक्टली माइनस आप कर सकते हो अंश को। तो 2 में से 1 घटा दो तो 1/25 यहाँ पे सॉरी दिखाई नहीं दे रहा है, 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं आगे करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे कर लेते हैं, 2 में से 1 गया 1/25 बराबर 1/f। उल्टा कर दो दोनों को तो 25/1 मतलब ही नहीं कोई, बट बराबर f/1। तो f बराबर कितना आ गया? या फिर अच्छे से लिख दो, f बराबर कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। यही निकालना था, यही हमारा क्या है? आंसर है। ठीक है, तो करिए इसको फटाफट सॉल्व करिए, फिर एक और अच्छा एग्जाम्पल कराता हूँ। ओके, तो एक और एग्जाम्पल करते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, लॉजिक इसमें लगाना पड़ेगा आपको। लॉजिकल एग्जाम्पल है ये। कहता है एक अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है। दर्पण का रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। हमें निकालना है मैग्नीफिकेशन क्या होगा, जबकि हमसे कह रहा है कि प्रतिबिंब जो है वो वस्तु के ऊपर ही बनता है। दर्पण है अवतल और प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है। तो अवतल दर्पण स्टूडेंट्स आपको पता है ये वाला होता है, ये वाला होता है। ठीक है, अवतल। अच्छा, अवतल में हमने टोटल 6 केसेस पढ़े, एक इनफाइनाइट पे, दूसरा इनफाइनाइट से सी के बीच में, फिर कहाँ पे? सी पे, फिर सी और एफ के बीच में, फिर कहाँ पे? एफ पे, फिर एफ और पी के बीच में। तो इन 6 केसेस में केवल एक केस ऐसा है सी पे, जब सी पे रखते हैं तो सी पे बनता है, और इन दोनों में तो छोटा बनता है। यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है बराबर। यहाँ पे कैसा बनता है? बराबर। सी पे रखते हैं तो सी पे ही बनता है। तो प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर कब बनेगा? यानी कि जब सी पे रखेंगे तब सी पे बनेगा। ये लॉजिक आपको पता होना चाहिए, ये याद होना चाहिए, तभी जाके आप इस क्वेश्चन को हैंडल कर पाएंगे। तो सी पे रखा है हमने तो सी पे बना है, यानी कि पक्का है कि अवतल दर्पण है, सी पे रखा है, सी पे बना है, तो प्रतिबिंब कैसा बना होगा स्टूडेंट्स? कैसा बना होगा बताइए? वास्तविक होगा, वास्तविक होगा, बराबर होगा, बराबर, और उल्टा। और कैसा होगा? उल्टा। वास्तविक होगा, बराबर होगा, और कैसा होगा? उल्टा होगा। तो एक बात सोचो, वस्तु रखी है मुख्य अक्ष के ऊपर और प्रतिबिंब बनेगा यहीं पे, जहां पे सी है वहीं पे मुख्य अक्ष के नीचे, उल्टा एकदम बराबर। तो जब मैग्नीफिकेशन आप निकालोगे h' तो h' मीन्स क्या? प्रतिबिंब की लंबाई, और h मीन्स क्या? वस्तु की लंबाई। अब आपको पता है कि यहाँ पे प्रतिबिंब और वस्तु की लंबाई दोनों बराबर है, h' बराबर h है, तो ये तो दोनों कट के कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो यानी कि इसका मैग्नीफिकेशन कितना आएगा? 1 आएगा। लेकिन एक चीज़ आप गलत कर रहे हो, मैंने कहा है बार बार कि यूज साइन कन्वेंशन, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो यानी कि इसमें क्या ध्यान देना है कि प्रतिबिंब उल्टा बना है तो ये माइनस होगा, और वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर रखा है तो ये प्लस होगा, तो प्लस माइनस मिलकर माइनस होगा, तो इसका मैग्नीफिकेशन -1 आएगा, यानी मैग्नीफिकेशन कितना आएगा? -1 आएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। ओके, तो इसका मैग्नीफिकेशन कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। कैसे आएगा आप सभी को पता है। मैंने क्या कहा कि इस केस में देखो ना, जब मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु की लंबाई नापोगे h मुख्य अक्ष के ऊपर तो पॉजिटिव होगा, जबकि प्रतिबिंब की लंबाई नापोगे मुख्य अक्ष के नीचे तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या हो जाएगी? जब मुख्य अक्ष के नीचे नापोगे तो निगेटिव हो जाएगी। तो -h' और h' बराबर h है, क्योंकि केस ही ऐसा प्रतिबिंब के ऊपर बनना है, तो ये दोनों बराबर हैं, तो दोनों कट के 1 हो जाएंगे, और साथ में माइनस साइन, तो मैग्नीफिकेशन कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आप इसको करिए, फिर एक एग्जाम्पल और करते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जाती है। तो एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, यानी कि f की बात कर रहा है, कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऑलवेज निगेटिव, पहले मैं कह चुका हूँ, तो -10। सामने 20 मीटर दूरी पर रखी जाती है, तो u कितना है? 20 सेंटीमीटर। वो भी किस में आएगा? u इज ऑलवेज निगेटिव, बता चुका हूँ, तो -20। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि हमें भी निकालना है, भी कहाँ पे होगा?
प्रकृति मीन्स हम बताएंगे वास्तविक है कि आभासी है, कैसा है। आकार मीन्स छोटा या बड़ा बताना है, तो वो भी पता लग जाएगा। सबसे पहले भी निकालते हैं। तो आप सभी को पता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। यहाँ से 1/v रहने दीजिए, प्लस 1/u यानी कि -20 इज इक्वल्स टू 1/f यानी कि -10। जो जैसे है यूज साइन कन्वेंशन करके ही लिखना है आपको। यहाँ पे आप एक काम करिए, 1/v इज इक्वल्स टू -1/10 रहने दीजिए। ये प्लस माइनस माइनस इस साइड भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा और आगे चलिए तो 1/v इज इक्वल्स टू एलसीएम लीजिए तो 20 -2 + 1, तो 1/v इज इक्वल्स टू -1/20। उल्टा कर दीजिए तो v इज इक्वल्स टू -20 सेंटीमीटर आ गया। यानी कि हमें ये पता लग गया कि जो प्रतिबिंब बना है, प्रतिबिंब वो 20 सेंटीमीटर दूरी पे बना है। कहाँ पे स्थित है, स्थित कहाँ पे है, तो कहोगे 20 सेंटीमीटर दूरी पे। माइनस साइन सोज दैट, माइनस ये दिखा रहा है कि प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक। माइनस क्या दिखा रहा है कि प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है। हमारी बात समझ में? अगर मैं पहले बता चुका हूँ, प्रतिबिंब अगर भी निगेटिव है तो पक्का है कि वास्तविक है, अगर भी पॉजिटिव है तो पक्का है कैसा है, आभासी है। तो ये भी आ गया आपका निकल के -20 सेंटीमीटर। अब देखिए मैग्निफिकेशन पे बात करते हैं, आकार की बात आ रही है तो मैग्निफिकेशन बताएगा आकार। मैग्निफिकेशन हमेशा आकार बताता है। मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है, h/h होता है, इज इक्वल्स टू -v/u होता है। तो माइनस, चूंकि हमें v भी पता है u भी पता है, तो v और u की मदद से मैग्निफिकेशन जल्दी से निकाल लेते हैं। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -v की वैल्यू साइन कन्वेंशन के साथ -20/u की वैल्यू माइनस में कितना आ जाएगा, u भी -20 ही है। u भी कितना है, -20 सेंटीमीटर। हाँ ठीक है, यहाँ पे हो गया -20, है ना। ये u की वैल्यू रख दी। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 20 से 20 कट जाएगा, और ये 1 1, तो m बराबर आ गया -1। m बराबर कितना आ गया, -1। m बराबर कितना आ गया, -1। इसकी कोई यूनिट नहीं है स्टूडेंट्स, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती है। मैग्निफिकेशन माइनस में आया है, क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण में आपको पता है कि प्रतिबिंब जब वास्तविक बनेगा तो उल्टा भी बनेगा, वास्तविक बनेगा तो कैसा बनता है, उल्टा बनता है। अवतल दर्पण में सारे केसेस हमने डिस्कस किए हैं। तो ये रहा आपका अवतल दर्पण। तो वास्तविक अगर ये वस्तु है, ये वस्तु है, प्रतिबिंब उल्टा बना है तो मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा, तो ये वाली दूरी निगेटिव नापोगे, ये पॉजिटिव नापोगे। दोनों का रेशियो निकालना होता है, प्रतिबिंब अपॉन वस्तु, तो माइनस अपॉन प्लस माइनस हो जाता है। तो मैग्निफिकेशन आना भी क्या चाहिए था, माइनस आना चाहिए था, और आया भी क्या है, माइनस आया भी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात अगर आप नोट करेंगे, देखो जरा, जहाँ पे यू है, जहाँ पे वस्तु है, वहीं पे भी है, वहीं पे प्रतिबिंब है। तो ये कौन सा केस है, सी वाला। सी पे रखे हैं, कहाँ पे रखे हैं, सी पे, तो कहाँ बना है, सी पे। सी पे रखे हैं तो कहाँ बना है, सी पे। अच्छा, एक चीज़ और, सी पे रखोगे, सी पे बनेगा तो कैसा बनेगा, बराबर। कैसा बनेगा स्टूडेंट्स, बराबर। बराबर बनेगा तो h' जितने लंबा वस्तु उतनी लंबी प्रतिबिंब। तो पक्का है कि ये दोनों बराबर हो जाएंगे। जब h' बराबर h हो जाएगा तो पक्का ये कट के कितना आ जाएगा, 1। मैग्निफिकेशन कितना आना चाहिए था, 1। अवतल दर्पण है तो -1 आना चाहिए था, और आया भी कितना है हमारा, -1 आया। तो यहाँ से भी हमने क्रॉस चेक कर लिया। हर तरीके से हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। इसको लगाइए फटाफट। फिर आगे मैं आपको जितने सवाल मुझे कराने थे, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, वो मैं आपको दे चुका हूँ। तो अब मैं आगे और सवाल नहीं कराऊंगा, मैं आपको आंकिक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कुछ, एक उदाहरण किताब में, जो आपको देख के करना है। ठीक है, आपका होमवर्क है। जिन बच्चों के पास किताब है उनके तो कोई बात नहीं, आप चाहे हाई स्कूल की कोई सी भी बुक उठाइए, उसमें से आप मिरर वाले चैप्टर में जाइए, रिफ्लेक्शन में, परावर्तन में, दर्पण की बात जहाँ पे चल रही है, उनके आंकिक प्रश्न को उठाइए और हल करना शुरू कर दिए। कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछिए। ठीक है, और अगर जिन बच्चों के पास किताब नहीं है, लॉकडाउन की वजह से नहीं ले पा रहे थे या फिर दिक्कत आ रही थी उन्हें, जिन स्टूडेंट्स के पास बुक नहीं है, तो डोंट वरी, मैं अभी स्क्रीन पे आपको किताब की फ़ोटो दिखा देता हूँ। वहाँ से आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फ़ोटो ले लीजिए, और फिर एक एक क्वेश्चन लिख के और ट्राई करिए। और उस क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत है, नहीं लगता है, तो वो आप मुझसे पूछिए। ये रहा स्टूडेंट्स आपके सामने, ये आप देख सकते हो आंकिक प्रश्न। इसमें ये क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 21, 22, 23, 24 सबके आंसर्स भी दिए गए हैं। ये आप 33 तक के सारे क्वेश्चंस को, 21 से लेके 33 तक के सारे क्वेश्चंस को आप ट्राई कर सकते हो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो अच्छे बच्चे होंगे वो लगा भी लेंगे, उनसे कोई भी क्वेश्चन फंसने वाला नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन उनसे नहीं हल होगा, सभी क्वेश्चंस को एकदम मिनटों में उड़ा सकते हैं वो, अगर उन्होंने मेरी क्लास पूरी की पूरी अटेंड की है, पूरा ढंग से देखा हुआ है तो। फिर कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है, और आप देख ही रहे हो कि ये बोर्ड के एग्जाम में 4 नंबर, ये 4 मार्क्स, 4 मार्क्स, 4 मार्क्स, 4 मार्क्स, 2 मार्क्स, 2 मार्क्स, 2 मार्क्स, 2 मार्क्स, 4 मार्क्स। तो आप देख रहे हो कि कितना इंपॉर्टेंट है। अगर मिरर से या फिर रिफ्लेक्शन से, यानी कि परावर्तन से, या फिर अगर दर्पण से सवाल आता है आपके एग्जाम में, तो आप देख रहे हो स्टूडेंट्स कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप सवाल लगा पाते हो, आपको कॉन्फिडेंस है कि आप 100% करेक्ट सवाल
अटेम्प्ट कर सकते हो, लगा के दे सकते हो, तो आपको 4 नंबर एग्जैक्ट मिलेंगे। इसमें से अगर आपने न्यूमेरिकल सही कर दिया तो 1 नंबर भी आपका एग्जाम में कटता नहीं है। थ्योरी आप कितनी भी लिख लो, आपके 1 आध नंबर कट जाएंगे, लेकिन न्यूमेरिकल में कोई भी नंबर कटता नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरी बातें समझ रहे होंगे और आप प्रैक्टिस करेंगे घर पे। तो परावर्तन खत्म हो गया, और इसके बाद अब मैं नेक्स्ट टाइम मैं आपको पढ़ाऊंगा ये जो प्रकाश का अपवर्तन है, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये चैप्टर फिजिक्स का प्रकाश का अपवर्तन या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर में नेक्स्ट क्लास से शुरू कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।